वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। माय नेम इज डॉक्टर शालू शर्मा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज ऑन करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज। आप सब बच्चों की डिमांड थी कि डेली बेसिस पे जनरल इंग्लिश और करंट अफेयर्स पे जो एमसीक्यूज हैं उन्हें डिस्कस किया जाए। तो उसी के चलते आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ एमसीक्यूज ऑन करंट अफेयर्स। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछता है कि डस्टेड अपोलो जो है वो किस स्पीशीज से रिलेट करते हैं या किस प्रजाति से बिलोंग करते हैं। डस्टेड अपोलो बटरफ्लाइज हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं या रेप्टाइल्स हैं। तो डस्टेड अपोलो जो है दीज आर बटरफ्लाइज जो अपने कलर्स और यूनिक हैबिटेट के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, डस्टेड अपोलो आर अ बटरफ्लाइज। सो करेक्ट आंसर हमारा जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये अगर हम रीजन की बात करें कि ये कहाँ पाई जाती हैं तो भारत में ये लद्दाख और फिर नेपाल तक जो है ये एक्सटेंड करती हैं। भारत में लद्दाख रीजन में ये जो बटरफ्लाइज है, यूनिक बटरफ्लाइज, वो पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत में किस उत्तर भारत का पहला जो ह्यूमन डीएनए बैंक है वो कहाँ स्टैब्लिश किया गया है या लॉन्च हुआ है, किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा। उत्तर भारत का पहला ह्यूमन डीएनए बैंक। तो भारत का कौन सा है, दक्षिण भारत का, तो दैट इज इन हैदराबाद। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया का कहां पर है, एम्स में, आईआईएससी में, एनआईबी में, आईसीएमआर में। एम्स ने लॉन्च किया है उत्तर भारत का पहला ह्यूमन डीएनए बैंक। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। Who has been appointed as the chairman of 16th Finance Commission? तो 16 फाइनेंस कमीशन विल स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। अभी 15 फाइनेंस कमीशन जो है वो वर्क कर रही है। हर 5 साल बाद फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 280 में इनका मेंशन है। प्रेसिडेंट जो है हर 5 साल में इनका गठन करते हैं। काम इनका होता है कि जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स आती हैं, जो भी टैक्स का आप एक तरह से रेवेन्यू आता है, उसे किस तरह से राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उसी के बारे में रिकमेंडेशन जो है वो ये कमीशन देती है। 16वीं जो कमीशन है जिसका गठन 2023 में हुआ था, 2026 से काम करना स्टार्ट करेंगे। उनके चेयरमैन कौन है, अरविंद पानाग्रिया, ऋत्विक रंजनम पांडे, निर्मला सीतारमन या डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर अरविंद पानाग्रिया। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है। Who received the MS स्वामीनाथन अवार्ड? तो MS स्वामीनाथन जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जाने जाते हैं और इस नाम का ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है उन लोगों को जो एग्रीकल्चर में कुछ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं। इस साल जो 2024 का जो प्रीवियस ईयर है उसमें ये अवार्ड किसे दिया गया, प्रोफेसर बी आर कंबोज, थरवर चांद गहलोत, चौधरी चरण सिंह या राजमाता विजयराजे सिंधिया। हरियाणा के जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर को ये अवार्ड मिला है एंड दैट इज प्रोफेसर बी आर कंबोज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ प्रेरणा? प्रेरणा जो स्कीम है लॉन्च की गई है भारत सरकार द्वारा, ये आपको बताना है इसका मेन मकसद क्या है। एकेडमिक रिसर्च में, डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज इन स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग फॉर स्टूडेंट्स या प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड्स टू स्टूडेंट्स। तो प्रेरणा जो स्कीम है उसका मेन मकसद है जो स्टूडेंट्स है भारत के उनमें लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करना थ्रू द एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ नासाज आर्टमिस प्रोग्राम? तो ये जो साइंस एंड टेक से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जो भी नए जो प्रोग्राम्स हैं लॉन्च किए जाते हैं इसरो से या नासा से, वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एग्जाम में उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टमिस प्रोग्राम किस बारे में है? सेंडिंग ह्यूमंस टू मार्स, सेंडिंग ह्यूमंस बैक टू द मून, एक्सप्लोरिंग एस्ट्रॉइड्स या एस्टैब्लिशिंग अ स्पेस स्टेशन ऑन मार्स। तो आर्टमिस जो प्रोग्राम है इसका मेन मकसद है वापस ह्यूमंस को मून पे भेजना, स्पेसिफिकली अ वुमेन और कलर मैन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज? तो भारत का सबसे लंबा ब्रिज जो है वो कौन सा है? लॉन्गेस्ट ब्रिज की बात हो रही है, हाईएस्ट ब्रिज की बात नहीं हो रही है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। जो
जो हमारा बक्कल से कोडी का जो ब्रिज है दैट इज द हाईएस्ट ब्रिज, और वो ब्रिज जो है वो रेलवे ब्रिज है। यहाँ पे जनरल ब्रिज की बात हो रही है और भारत के सबसे लंबे ब्रिज की, इंडिया लॉन्गेस्ट ब्रिज की बात हो रही है। ठीक है, सो राजीव गांधी सेतु, अटल बिहारी वाजपेयी, नवा शिवा अटल सेतु, इंदिरा गांधी ब्रिज या सरदार पटेल क्रॉसिंग। सो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अटल बिहारी वाजपेयी नवा शिवा अटल सेतु, जो कि साउथ मुंबई को नवी मुंबई के साथ जोड़ता है। ये है, इसको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट मटेरियल से बनाया गया है। ठीक है, अराउंड 21 किलोमीटर का ये जो ब्रिज है ये लंबा है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नवाशेवी अटल सेतु। What is the significance of मकर संक्रांत, पोंगल, उत्तरायण एंड माघ बिहू फेस्टिवल्स? तो ये जो फेस्टिवल्स हैं इन सब का जो है मेन सिग्निफिकेंस क्या है ये आपको बताना है। रिसेंटली ये जो फेस्टिवल्स हैं ये सेलिब्रेट होके गए हैं, इनका आपको मेन सिग्निफिकेंस बताना है। एंड ऑफ समर, ऑनसेट ऑफ मॉनसून, एंड ऑफ विंटर एंड ऑनसेट ऑफ लॉन्गर डेज, सेलिब्रेशन ऑफ स्प्रिंग। तो सभी एक ही समय पे बनाए जाते हैं, अलग अलग स्टेट्स में इनके अलग अलग नामों से ये जाना जाता है। सो दीज ऑल आर सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी, और एंड ऑफ विंटर एंड ऑनसेट ऑफ लॉन्गर डेज को सेलिब्रेट करने के लिए इसे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 9, who won the gold medal at the Asian Marathon Championship 2024? So Asian Marathon Championship 2024 में हुई है, उसका गोल्ड मेडल किसने जीता है उनका नाम आपको बताना है। युआंग जोंगजिंग, त्यापकिन इलिया, मान सिंह या अश्विन यादव। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मान सिंह। मान सिंह इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पराक्रम दिवस? पराक्रम दिवस का सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज द बर्थडे ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इट इज द बर्थडे ऑफ महाराणा प्रताप, इट इज द बर्थडे ऑफ भगत सिंह, इट इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। तो पराक्रम दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है उस दिन किसका बर्थडे होता है ये आपको बताना है। सो पराक्रम दिवस जो है दैट इज अ बर्थ डेट ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को, उनके सेक्रीफाइस को एक्नॉलेज करने के लिए उनके बर्थडे को जो है सेलिब्रेट किया जाता है एज अ पराक्रम दिवस। आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है विच डे इज सेलिब्रेटेड एज अ पराक्रम दिवस, और किस दिन जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे होता है। What is the name of the women robot astronaut that will fly into space ahead of ISRO's गगनयान मिशन? तो इसरो का यू ऑल नो कि गगनयान मिशन जो है जिसमें पहली बार स्पेस पे ह्यूमंस को भेजा जा रहा है, उसे लॉन्च किया जाएगा। उससे पहले जो स्पेस क्राफ्ट की पूरी सिक्योरिटी को चेक करने के लिए ह्यूमनाइड रोबोट को भेजा जा रहा है, दैट इज अ फीमेल रोबोट। सो आपको उस फीमेल रोबोट का नाम बताना है। व्योमनॉट, गगनयात्री, व्योममित्रा, एस्ट्रॉन, ऑथलिया। सो वुमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट जो कि स्पेस में जाएगी अहेड ऑफ इसरोज गगनयान मिशन, दैट इज व्योममित्रा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। What was the purpose of free movement regime along the Indo-Myanmar border? So नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वो बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, चाहे फिर वो बांग्लादेश के पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से हो, या मणिपुर के एथनिक कन्फ्लिक्ट की वजह से हो, या फिर त्रिपुरा के इंसिडेंट की वजह से हो। ये सब रीजन्स की वजह से जो है नॉर्थ ईस्टर्न बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, तो इसीलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ आपको एफएमआर के बारे में पूछा जा रहा है जो भारत और म्यांमार के बीच में है। सो क्या मकसद है फ्री मूवमेंट रिजीम का जो भारत और म्यांमार के बीच में चलती थी? टू प्रमोट टूरिज्म, टू फैसिलिटेट ट्रेड, टू अलाउ पीपल टू वेंचर 16 किलोमीटर इनटू ईच अदर टेरिटरी विदाउट डॉक्यूमेंट, टू स्ट्रेंथन बॉर्डर सिक्योरिटी। सो आप देखते हैं कि हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है वहां पे बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना। सो जो बॉर्डर्स हैं वो क्लियर कट नहीं है, कहीं रिवर्स हैं, कहीं हिली टेरेन्स हैं, डिफिकल्ट टेरेन्स हैं, तो उसकी वजह से वहां जो ट्राइब्स रहते हैं दे आर नॉट अवेयर, और उनके जो रिलेटिव्स आप कह लेंगे, फैमिलीज जो है वो दोनों साइड में, बॉर्डर्स के दोनों साइड पे रहती है। तो
उन्हीं के आप एक तरह से कहें ईज के लिए इस रिजीम को रखा गया था ताकि दोनों तरफ वो आ जा सके विदाउट डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनकी जो फैमिलीज हैं, वो दोनों तरफ रहती है एंड क्लियर कट बॉर्डर डिमार्केशंस नहीं है. सो टू अलाउ पीपल टू वेंचर 16 किलोमीटर इनटू ईच अदर टेरिटरी विदाउट डॉक्यूमेंट्स. बट इसे बंद करने की बात की जा रही है और कम करने की बात की जा रही है. उसका रीजन है क्योंकि इसका बहुत ज्यादा मिस यूज जो है वो इलीगल इन्फ्लिटेटर्स द्वारा किया जा रहा है. Which city is launching the world first air taxi service? तो भारत की नहीं, वर्ल्ड की पहली एयर टैक्सी सर्विस किस शहर के द्वारा लॉन्च की जा रही है? आपको शहर का नाम बताना है. सिंगापुर, दुबई, टोक्यो या न्यूयॉर्क. सो दैट इज दुबई. व्हाट इज द पर्पस ऑफ अपार? सो जिस तरह से आधार होता है हर एक पर्सन का यूनिक आइडेंटिफिकेशन, वैसे ही अपार है. सो अपार का क्या मकसद है? टू ट्रैक स्टूडेंट्स एकेडमिक प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट्स, टू इशू डिजिटल आईडी कार्ड्स फॉर गवर्नमेंट स्कूल, टू फैसिलिटेट स्ट्रीमलाइन एडमिशन, टू प्रमोट कल्चरल एक्सचेंज. तो अपार जो है, अपार का मकसद है स्टूडेंट्स की जो एकेडमिक प्रोग्रेस है और अचीवमेंट्स है उनको ट्रैक करना. वो किस किस स्कूल्स में गए, कितने उन्होंने मार्क्स स्कोर किए, कौन कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, कहां कहां उन्होंने मेडल्स लिए. तो ये जो सब रिकॉर्ड है अब वो आपको नहीं रखना है, अब वो ऑलरेडी ऑनलाइन डेटा में जो गवर्नमेंट का है उसमें स्टोर रहेगा. ठीक है. तो जैसे ही आप किसी और स्कूल में शिफ्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो उनके पास ऑटोमेटिकली वो सारा डेटा आ जाएगा. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट. और अपार की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री. Who is the only other Indian cricketer to have taken 500 wickets in Test history before Ravichandran Ashwin? तो रविचंद्र अश्विन से पहले वो कौन से भारतीय क्रिकेटर हैं जिनके पास 500 विकेट्स लेने का, टेस्ट सीरीज में 500 विकेट लेने का खिताब है? विराट कोहली, अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर या रोहित शर्मा. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनिल कुंबले. What is the name of the first private spacecraft to land on the moon? तो लास्ट ईयर चांद पर पहला प्राइवेट, गवर्नमेंट्स ने तो बहुत स्पेसक्राफ्ट सेंड किए हैं, पर प्राइवेट मून पे पहला स्पेसक्राफ्ट जो है वो लैंड हुआ है. आपको बताना है उसका क्या नाम था? अपोलो 11, ओडाइसस या आर्टेमिस. सो उसका नाम था ओडाइसस. ऑप्शन नंबर सी. और किस कंपनी ने ये बनाया? दैट इज इंट्यूटिव मशीन. तो वो प्राइवेट कंपनी कौन थी? इंट्यूटिव मशीन. और स्पेसक्राफ्ट का नाम था ओडाइसस. What is the date of International Women's Day? इंटरनेशनल वुमेन्स डे का क्या किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन डे इज अप्रोचिंग और आपको बताना है वो किस दिन मनाई जाती है. सो इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन March 8. एवरी ईयर ऑन March 8 इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड. ठीक है. और जेंडर इक्वालिटी की तरफ काम करने के लिए इस जो पर्टिकुलर दिन को जो है सेलिब्रेट किया जाता है 2025, यानी कि इस साल के अगर थीम की बात करें तो दैट इज एक्सेलरेट एक्शन. जो भी काम किए जा रहे हैं जेंडर इक्वालिटी की तरफ, उन्हें और ज्यादा फास्ट करने की जरूरत है. इसी की तरफ फोकस करने के लिए इस दिन की थीम रखी गई है, दैट इज एक्सेलरेट एक्शन. What is the purpose of संकलन मोबाइल ऐप लॉन्च बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो? तो एनसीआरबी द्वारा एक मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च की गई है, दैट इज कॉल्ड संकलन. आपको बताना है उसका क्या पर्पस है? टू रिपोर्ट क्रिमिनल एक्टिविटीज एनोनिमसली, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, टू नेविगेट थ्रू न्यू क्रिमिनल लॉज, टू ट्रैक मिसिंग पर्सन. तो एनसीआरबी के द्वारा जो नई मोबाइल ऐप लॉन्च की जा रही है दैट इज संकलन ऐप, वो आपको जो भी नए लीगल रिफॉर्म्स हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी देगी. सो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू नेविगेट थ्रू न्यू क्रिमिनल लॉज. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई? तो इस तरह से बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं, बट ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस में कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आरबीआई जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1935 में स्टैब्लिश किया गया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई? सो इट इज इन मुंबई, नॉट न्यू दिल्ली, इट इज इन मुंबई. What is the name of disputed island situated in the Pak Strait between India and Sri Lanka? तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट है, जो वहां पर एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है, जो जिसकी वजह से भारत और श्रीलंका दोनों के बीच में डिस्प्यूट रहता है. उस आइलैंड का आपको नाम बताना है. अंडमान आइलैंड, कच्चाथीवू आइलैंड, लक्षद्वीप या मालदीव्स? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कच्चाथीवू आइलैंड. What does UPI stands for?
डेली बेसिस पे आप इसका इस्तेमाल करते हैं, बट इसकी फुल फॉर्म में क्योंकि बहुत रिलेटेबल ऑप्शंस जो है वो दिए जाते हैं तो कंफ्यूज हो सकता है पर्सन। सो यूपीआई स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटीग्रेशन नहीं है, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस नहीं है, इट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। विच कम्युनिटी सेलिब्रेट चेती चांद एज द न्यू ईयर? तो न्यू ईयर को चेती चांद कहा जाता है किस कम्युनिटी के? बंगाली, सिंधी, पंजाबी या गुजराती? सो दैट इज सिंधी। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड ये क्वेश्चन। इन विच स्टेट युगादी सेलिब्रेटेड एज द न्यू ईयर डे? तो न्यू ईयर डे को उगादी कहा जाता है कौन से राज्यों में? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, पंजाब या मणिपुर? तो सही आंसर है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका। पास पास ये जो है स्टेट्स हैं और इनके न्यू ईयर यहां सेलिब्रेट किया जाता है एज अ उगादी। What term describe the phenomena where a country's population decline significantly, leading to fewer births and than death? ठीक है, सो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा या इस फिनोमिना को कहा जाए क्या कहा जाएगा जहां पे एक देश की जो कंट्री है वो सिग्निफिकेंटली कम होती जा रही है? एक देश की जो कंट्री नहीं है, एक कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज होती जा रही है। इतनी कम होती जा रही है कि वहां पे जो मरने वाले लोगों की संख्या है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू न्यूअर बर्थ। ठीक है, तो इस पूरे फिनोमिना को क्या कहा जाता है? पॉपुलेशन सर्ज, डेमोग्राफिक बूम, पॉपुलेशन कोलैप्स या डेमोग्राफिक इम्प्लोजन? सो दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन कोलैप्स। ठीक है, पॉपुलेशन कोलैप्स, और ये ग्रीस में देखा गया है रिसेंटली। ये जो पॉपुलेशन कोलैप्स का फिनोमिना है जहां पर ह्यूमन पॉपुलेशन का साइज जो है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, फर्टिलिटी इतनी कम हो जाती है कि इवन डेथ रेट जो है फर्टिलिटी से ज्यादा होता है। ठीक है, सो ये ग्रीस में देखा गया है और न्यूज में रहा है बहुत ज्यादा, इसलिए आपसे ये पूछा जाए तो दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन कोलैप्स। So last question of today's session is which of the following shrines are part of Char Dham Yatra mentioned in the passage? नहीं mentioned, just mentioned. Okay. So चार धाम यात्रा क्योंकि अभी आप देखते हैं कि महाकुंभ भी रिसेंटली जो है पूरा प्रोसेस उसका खत्म हुआ है, तो चार धाम यात्रा उस हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा न्यूज में महाकुंभ रहा है। ठीक है, तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ, रामेश्वर, द्वारका, पुरी एंड केदारनाथ, तिरुपति, वैष्णो देवी, शिरडी एंड केदारनाथ, महाबलीपुरम, अमरनाथ, सोमनाथ एंड बद्रीनाथ। सो आपको बताना है विच श्राइन्स आर पार्ट ऑफ चार धाम यात्रा। जो चार धाम यात्रा के जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। आज हमने 25 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स पे डिस्कस की है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम कुछ और एमसीक्यूज ऑन करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।